हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर का करने वाले हैं। इसमें हम डिमांड के बारे में समझेंगे, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के और पार्ट्स किए हैं और एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये सीरीज चल रही है। और आप में से कोई भी लर्नर जो इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स एक पार्ट है, उसके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप प्लस 2 क्लास में हैं, चाहे आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स हिस्सा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस ऑप्शन में इकोनॉमिक्स है, तो इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप मेरे अलग अलग कोर्सेज असेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले आज हमको डिमांड कर्व के बारे में समझना है। तो डिमांड कर्व क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द गुड चूजन बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड। गुड का प्राइस और उसकी जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की गई है ना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड प्राइस ऑफ ए गुड, उसमें रिलेशनशिप है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी कि दिस इज माय डिमांड फंक्शन। क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि मेरा डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये आपका डिमांड कर्व है जो अब हमको बता रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। अलग अलग प्राइस पर कंज्यूमर के द्वारा कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। ठीक है, आगे जाके और भी चीजें इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस के बारे में समझना, ये चीज यूजीसी नेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बारे में, मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज एन यूनिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वाई। एक्स की एक वैल्यू के पीछे वाई की भी एक वैल्यू है ना। इन अदर वर्ड्स आप ऐसा इसको बोल सकते हो कि y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए। मेरे पास x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 और y की वैल्यूज है 10, 15, 18, 20। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा डिफाइन होगा? ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा कि अगर f मेरे पास f0 यानी कि x की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है तो उसके पीछे y की वैल्यू 10 आ रही है ना। x की वैल्यू अगर 1 है तो उसके पीछे y की वैल्यू 15 आ रही है, ये लिखा हुआ है सारा। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द y। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल समझिए। एक अनदर सिचुएशन है जिसमें x की वैल्यू 0, 5, 10 एंड 20 है और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 100, 90, 70 एंड 40 है। तो ये कैसे बनेगा? x 0 एंड y क्या है हमारा 100। इसी तरह x 5, अगर x 5 होगा तो y क्या बनेगा 90। अगर x 10 है तो y क्या बनेगा 70, है ना। x अगर 20 है तो y क्या बनेगा 40। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने कुछ वेरिएबल जो है वो लिया एक्स्ट्रा। हाँ, यहाँ पे 5 पे 90 आना था ना, वो गलत है। यहाँ पे 5 का 90 आना चाहिए था और 10 का हमारा आना चाहिए था 70। ठीक है, ये ठीक कर लेना। x 5 है, y 90, x 10 है, y 70, x 20 है, y 40। यही चीज दी हुई है उसने। समझ आई ना बात? ठीक है, अब आगे देखिए। कहते हैं इस रिलेशन, अगर हम x एंड y के रिलेशनशिप को मान लो ऐसे लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 5 प्लस x, मतलब हमने एक इंटरसेप्ट टर्म ऐड करते, ठीक है, या y इज इक्वल टू 50 माइनस x। इसका क्या मतलब है समझिएगा। कहता है एक फंक्शन जो है ना y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे अगर इफ द, अब एग्जाम में आपको नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन से पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से समझो। इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इफ द वैल्यू ऑफ y डज नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर x की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ठीक है, x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज ना हो। ठीक है,
y की वैल्यू डिक्रीज, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ y डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो और उसके साथ y की वैल्यू इंक्रीज ना हो तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, मतलब इसको और अच्छे से समझिए। कहता है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल दी थी ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि y की वैल्यू भी फिर इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो ये एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट थी। इसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही थी y की वैल्यू भी बढ़ रही थी। तो x की वैल्यू बढ़ने से अगर y की वैल्यू बढ़े सिंपल वर्ड्स में तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, कहता है सेकंड एग्जांपल जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन की है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, अब देखिए आगे समझिए। ये हमने जो अभी एग्जांपल्स लिए हैं उसको डायग्राम के थ्रू बनाया गया। देखिए पहली एग्जांपल में हमने किया था कि मेरा x 0 है, y 10 है, x 1 है, y 15 है। मतलब उन्हीं पॉइंट्स को जब हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो फंक्शन बन जाएगा। ग्राफ पे सिंपली रिप्रेजेंट किया है मैंने। ये देखिए, ये मान लो यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 5 है, 5 10 है ना। मतलब इस तरह से आप जो है नंबर्स अगर हम ग्राफ पे पुट कर लें सिंपली तो उन पॉइंट्स को कंबाइन करके ये हमारा ग्राफ बनता है। मैं आपको ना अपनी तरफ से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। बनी बनाई डायग्राम उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। लेट्स सी, जैसे हम इसकी बनाते हैं डायग्राम, इसकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये एक फंक्शन है, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फाइन। अब ना ऐसा करो, x की वैल्यू ले लो 0 तो y आ जाएगा मेरा 5 है ना। x की वैल्यू ले लो 1, y आ जाएगा 6। x की वैल्यू ले लो 2, y आ जाएगा 5 + 2 7। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग, कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। सो ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी सेम चीज को अगर मुझे ग्राफ पे पुट करना है तो मैं कैसे करूंगी, देखो ग्राफ पे पुट करना है तो कैसे करेंगे। x 0 पे y 5 आया था, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा मेरा। फिर x 1 पे y 6 आया था, x 1 एंड y 6 यहाँ पे पॉइंट होगा मेरा, है ना। फिर x 2 पे y 7 आया था, x 2 पे y 7। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, है ना, जैसे ये बना हुआ है, ऐसी शेप में बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, x एंड y दोनों ही बढ़ रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, एक फंक्शन ले रही हूँ y इज इक्वल टू 50 - x, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाउ, देखो अगर x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y मेरा 50 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ y 49 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ y 47 हो जाएगा। तो आप देखो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू कम हो रही है। तो इसको, इस चीज को जब मैं ग्राफ पे पुट करूंगी तो उसका स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा डिक्रीजिंग स्लोप, यानी कि x बढ़ने से y कम होता जा रहा है ना। इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसका स्लोप पॉजिटिव है इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ठीक है, कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अभी हमने देखा कि y इज इक्वल टू 5 + x का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग था, y इज इक्वल टू 50 - x 50 - x का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, अब एक चीज और समझिए यहाँ पे। अब जब मैं ग्राफ बनाती हूँ ना डिमांड का, तो हम इस साइड पर प्राइस लेते हैं, इस साइड पर हम डिमांड लेते हैं।
डिमांड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेजर होता है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली वर्टिकल एक्सिस पे मेजर होता है, यानी कि यहाँ ऐसे। बट इकोनॉमिक्स में ये चीज ऑपोजिट है, क्योंकि डिमांड कर्व बनाते वक्त हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्राइस को इस साइड पर लेकर चलते हैं, है ना, एंड वर्टिकल एक्सिस में, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की हैं आपके। फाइन, अब आगे देखो, दिख रहा है ना अभी, चलो। ड्राइविंग ए डिमांड कर्व फ्रॉम इनडिफरेंस कर्व एंड बजट कंस्ट्रेंट्स। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में हमने इनडिफरेंस कर्व बजट कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझा था। तो वो कहते हैं कि इनडिफरेंस कर्व को कैसे ड्राइव करें हम, डिमांड कर्व को कैसे ड्राइव करें इनडिफरेंस कर्व से। इसकी डायग्राम देखो, ये डायग्राम नजर आ रही है सबको, ठीक है, ध्यान से इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी कल समझी थी, इससे पहले वाली क्लास में समझी थी। तो मान लो सबसे पहले हम प्राइस गुड का हम यहाँ पे कम करते जाते हैं जिससे डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट ड्रॉप इन प्राइस ऑफ बनानास रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बनानास परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो अब सबसे पहले मान लो हम लोग सी पॉइंट पर है, मैं आपको अलग से डायग्राम बनाकर भी दिखाती हूँ। ये हमने किया था प्राइस लाइन, यहाँ पे हमने बनाया था इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो इतने मैंगोज और इतने बनानास ले रहा है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में। अब मान लो बनानास का प्राइस कम हो गया, अब जब बनानास का प्राइस कम होगा तो बनानास की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो बनानास की डिमांड बढ़ने से जो मेरी प्राइस लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे समझा था हमने। तो अब ध्यान से इस चीज को समझो, क्या हो रहा है नॉर्मली कि जब बनानास का प्राइस कम हो रहा है ना, उसकी बनानास की डिमांड बढ़ रही है, तो यानी कि हम मैंगोस की डिमांड को कम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि नहीं, यानी कि हम मैंगोस की डिमांड पहले से कम कर देंगे और बनानास की बढ़ा देंगे। तो हम इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। फिर मान लो बनानास का प्राइस थोड़ा और कम हो गया, फिर ये प्राइस लाइन आगे आ गई डिमांड बढ़ने के कारण, तो हमने फिर मैंगोस को और कम कर दिया और बनाना की डिमांड को पहले से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट, है ना। अब समझो, अब मैं अलग पेन से लगाती हूँ, ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ये बन गया डिमांड कर्व। आई समझ बात की कि जैसे जैसे उसका प्राइस कम हो रहा है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और इसी से इन्हीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरा डिमांड कर्व बन रहा है। बात क्लियर हुई। इसको आप दो डायग्राम्स के केस में भी बना सकते हैं, सिंपल डायग्राम पर भी इलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनाया है उसने, ई पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है ना। अलग अलग डायग्राम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइन। तो वही चीज है। अब द डिमांड कर्व फॉर बनानास इज दस नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब ये नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व जो होता है उसको हम दो, उसके रीजन दो होते हैं मेनली, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। एज यू नाउ एवरीवन नाउ कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, है ना। ये आगे जाके हम लॉ ऑफ डिमांड की भी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव स्लोप रहता है डिमांड कर्व का, इसके दो कारण रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। हमने अभी देखा कि जब बनानास का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया, कि जो बंदे मैंगोस की वो क्वांटिटी खरीद रहा था ना, उसने कम करनी शुरू कर दी बनाना ज्यादा खरीदने के लिए, है ना। दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन बनानास बिकम चीपर, बनाना सस्ते हुए, कंज्यूमर
मैक्सिमाइजेज इज यूटिलिटी बाय सब्सटीट्यूट बनानाज फॉर मैंगो, मैंगो कम कर दिए, बनाना ज्यादा लेने शुरू कर दिए, सब्सटीट्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहा, यानी कि बनानास अगर थोड़े ज्यादा ले लेगा और मैंगोस को थोड़ा कम कर देगा, है ना, क्योंकि बनानास का प्राइस जो है वो पहले से कम हो गया है, तो एक नए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर वो पहुंच जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ दैट नेगेटिव। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने का कारण क्या है, दो कारण है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि हम सस्ती चीज हमारे सामने आ जाए तो उसको ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, उसको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और महंगी को कम कर देते हैं, सब्सटीट्यूट करने शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट उसका पहला कारण है। दूसरा कारण है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कैसे, कहते हैं जब प्राइस ऑफ बनाना ड्रॉप हो गया तो कंज्यूमर की खरीदने की क्षमता बढ़ गई, खरीदने की क्षमता बढ़ गई। एक ब्रांड है रेड टेप ब्रांड करके है, वो ना हमेशा अपने कपड़ों पर 70% ऑफ चला के रखते हैं, और जब प्राइस कम हुआ उन कपड़ों का, उस ब्रांड का, है ना, जो बंदे कभी सोच ही नहीं सकते थे भाई रेड टेप का ब्रांड हमको नहीं लेना है तो बहुत महंगा है, जब उसका प्राइस कम हो गया चीज़ों का तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, है ना। जब किसी चीज का प्राइस कम होता है, द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, वो उस चीज को पहले से ज्यादा ले सकता है। मान लो कोई बंदा जो था वो 6 महीने में एक बार जा रहा था रेड टेप के ब्रांड के कपड़े लेने, सिर्फ एक बार, महंगा बहुत था, है ना, महंगा बहुत था। जैसे ही उन कपड़ों का प्राइस कम हो जाता है तो क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, अब खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, पहले सिर्फ 6 महीने में एक बार जा रहा था, हर महीने जा रहा है वहां खरीदने, है ना, बिकॉज पहले 6 महीने जा रहा था और 5,000 रुपया खर्च करके सिर्फ उसको एक कपड़ा वहां से मिल रहा था। अब क्योंकि प्राइस कम हो गया, खरीदने की क्षमता बढ़ गई, है ना। अब 5,000 से एक शर्ट नहीं 3 शर्टें खरीद के आऊंगा मैं, है ना, बात समझे हो। तो दिस इज अ फंडा कि हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है जब उस चीज का प्राइस कम होता है। सो विच फर्दर इंक्रीजेस डिमांड फॉर बनानाज एंड मैंगोज, दिस इज द इनकम इफेक्ट, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज, इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। इसका मतलब समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड मनी इनकम। मनी इनकम है सिंपली आपके पास पैसा, आपकी महीने का 10,000 सैलरी है, 10 से 20,000 हो गई, दैट मीन्स आपकी मनी इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब होता है इनकम आपकी 10,000 है बट प्राइस कम हो गया चीज़ों का, प्राइस कम होने के कारण आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, है ना। मान लो आपकी सैलरी सेम रही 10,000 बट प्राइस ड्रॉप होने से आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, तो यू कैन से कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। मनी इनकम सेम रही, रियल इनकम बढ़ गई बिकॉज प्राइस लेवल रिड्यूस। और इसी तरह अगर प्राइस बढ़ जाता है चीजों का, सैलरी सेम रहती है, तो हम बोलेंगे रियल इनकम कम हो गई बिकॉज परचेजिंग पावर कम हो गई। समझ गए बात को मेरी? ठीक है जी। अब ये लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन करिए। ये जो गुड्स के टाइप है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है, कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स में क्या चीजें आती हैं भाई? अदर थिंग्स का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड में ना इनकम को, टेस्ट को, प्रेफरेंस को और किसको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, और भी बड़ी सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, इन सबको कांस्टेंट माना गया। इसको बोलते हैं सेटिरस पैराबस। इन सबको कांस्टेंट मान के चलो और रिलेशनशिप देखा गया है सिर्फ प्राइस एंड डिमांड में। तो जब हम इन चीजों का इफेक्ट कांस्टेंट रखकर चलेंगे तो वो कहता है इस केस में नेगेटिव रिलेशन होगा डिमांड एंड प्राइस में। क्यों इन चीजों को कांस्टेंट रखा गया? क्योंकि अगर हम इन चीजों को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन में भी प्रूव ही नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, हम नॉर्मली कहते हैं हमारी डिमांड कम हो गई, बट अगर उस चीज का प्राइस बढ़ा, साथ में आपकी इनकम भी बढ़ गई, इससे भी ज्यादा इनकम बढ़ गई, तो फिर क्या आप डिमांड कम करोगे उसकी? नहीं करोगे ना कम, फिर भी नहीं, प्राइस बढ़ने से भी डिमांड नहीं कम करोगे। दैट मीन्स वो नेगेटिव रिलेशन प्रूव ही नहीं हो पाया। तो उस नेगेटिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमको एज्यूम करना है
कि अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स जो हैं, अदर वेरिएबल्स जो डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड पर प्रभाव डाल रहे हैं, उनको हम कांस्टेंट मान के चलें और रिलेशनशिप देखें सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर इट्स फेल, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड फॉर इट्स राइसेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम।